तरीके से जिस तरीके से ईरान अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला कर रहा था, इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा था, बेस पर हमला कर रहा था, कहीं ना कहीं इजराइल एक बड़ा संदेश देना चाहता था और इजराइल यह संदेश देना चाहता था कि जनाब गलती कर दी, आप सुनिए। तो इस वक्त जो खबर आ रही है कि हमले में ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हो गई है। अनुज माथुर साहब, मुझे लगता है कि अब यह बात बढ़ गई है और हाथ से निकल गई है। बिल्कुल, देखिए मैं एक मेरे को 1 मिनट के लिए इजाजत दीजिए ओवैसी के स्टेटमेंट पे बोलने के लिए। एक लाइन बोलूंगा बस। देखिए, जब इस प्रकार के हमले होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का शायद जेडी वैंस तक को वो नहीं बताएंगे। आप किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को इसके बारे में बताना, उससे डिस्कस करना, इस बात को भूल जाइए। कोई संभावना नहीं है। सारा जो आपका गेम है वो बिगड़ सकता है। तो ये बिल्कुल बुनियाद बातचीत है और मुझे लगता है कि इसके आगे मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जहां तक सवाल ईरान पे हमले का है, देखिए, जिस उद्देश्य से इनिशियली हमले किए गए थे उसमें ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप और ईरान की आईआरजीसी लीडरशिप दोनों उसके अंदर टारगेट पर थी। और जब उन्होंने हमला किया तो आपने देखा कि उन्होंने खमनेई के घर पे हमला हुआ है, पजेश्किन के पैलेस पे हमला हुआ है, तो ये तमाम हमले हुए। लेकिन चूंकि ईरान को इन हमलों का कहीं ना कहीं अंदेशा था तो उन्होंने खमनेई को और प्रेसिडेंट को उनको बचा लिया। लेकिन फिर भी चूंकि हमले बिल्कुल टारगेटेड थे और अगर ये खबर सही है तो ये निश्चित रूप से उनको उनके ऊपर ये हमले हुए होंगे। और अभी आप देखिएगा, ये शुरुआत है और भी आपको खबरें निकल करके बाहर आएंगी। ईरान से खबरें निकलना भी बड़ा भारी मुश्किल काम होता है। और उनके टारगेट पर आईआरजीसी के जो कमांडर्स थे वो थे, उसके अलावा न्यूक्लियर साइंटिस्ट और भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज उनके टारगेट पे थे। जिस प्रकार से अगर आप याद करें तो जून 2025 में उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स को और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को न्यूट्रलाइज किया था। तो वही लगता है इस बार भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और मैं इस बात को मानता हूं कि अगर ये बात सच है तो कम से कम आने वाले कुछ समय के लिए ये बातचीत का जो 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 संभावना है वो खत्म होती मुझे नजर आ रही है। ईरान रिटेलिएट करेगा और ईरान इसका बदला निश्चित रूप से लेकर करेगा। रक्षा मंत्री का इस तरह से मर जाना, अगर ये बात सच है तो ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जिस प्रकार से इन लोगों ने हर चीज का, हर प्रकार के वेपन सिस्टम का प्रयोग करके हमले किए हैं और हमले ऐसे ऐसे स्थान पर किए गए हैं जहां से जो जो ईरान के द्वारा दिए गए जो वार्निंग्स थे कि मैं हॉर्मुज को बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इन हमलों को एक सीक्वेंशियली उन पर हमला किया गया है। और आज की रात जो है वो क्रिटिकल मेरे हिसाब से होने वाली है, क्योंकि अब और हमले किए जाएंगे। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बहुत हद तक न्यूट्रलाइज कर लिया है। इसलिए इनके जो एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो यूएसएस अब्राहम लिंकन से उड़ के आए, चाहे इराक से उड़ के आए, चाहे जॉर्डन से उड़ के आए या इसराइल से उड़ के आए, वो काफी फ्रीडम के साथ ईरान के ऊपर ईरान के बिल्कुल आपने सही कहा कि आसमान में। आज की रात ईरान के लिए कत्ल की रात हो सकती है। और इजराइल के बारे में कहा जाता है कि उसके पास दुनिया का सबसे बेहतर इंटेलिजेंस सिस्टम, एजेंसी और इंटेलिजेंस के लोग अगर किसी के पास हैं तो इजराइल के पास है। और स्वाभाविक तौर पर अगर इतने दिनों से ये हलचल मच रही है, इतने दिनों से विमान खड़े हुए हैं, तो उसके अंदर कौन कहां घुसकर बैठा है, कौन कहां इस वक्त कहां भागेगा, कौन कहां जाकर छुपेगा, वो सारी चीजें उन्होंने मैपिंग करके रखी होंगी। और मुझे लगता है कि आज की रात बड़ा रूप दिखा सकती है। गोपाल जी, जैसा कि अनुज जी कह रहे हैं। मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरल साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसने हिजबुल्लाह के कितने कमांडरों को एक दिन के अंदर ही सफाया कर दिया था। पिछली बार जब जून में लड़ाई हुई थी उस वक्त भी चुन चुन करके जगह पर जहां जहां उन्होंने सटीक तरीके से हमला करना था वो किया गया। यानी इस समय भी आप समझिए कि हर जगह की मैपिंग मुसाद ने और सीआईए ने कर रखी होगी और उस मैपिंग के हिसाब से ही
आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल साफ जाहिर है। लेकिन ईरान ने भी कोई कम कसर नहीं छोड़ी है। अपनी पूरी ताकत को, जिसमें से थोड़ी देर पहले जो खबर आई है कि उन्होंने अपने पुराने हथियार ही अभी इस्तेमाल किए हैं। आगे और कौन कौन से हथियार हैं, उन हथियारों को वो मिडिल ईस्ट में या जो मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो बेड़ा है अमेरिका का, उसके ऊपर, नेवी के और तमाम जगह के यानी पोर्ट्स, उसके ऊपर किस प्रकार से ये हमला करेंगे, ये अभी आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि खमैनी का अभी कुछ समय में उनका टेलीकास्ट आने वाला है। लेकिन यदि उनके रक्षा मंत्री जी की डेथ के बारे में कहा गया है, यदि ये सत्य होता है, तो शायद बहुत कुछ आगे और आने वाला होगा। थोड़ी देर पहले किसी दूसरे न्यूज चैनल के ऊपर बात चली थी कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वो ठीक हैं, उनके बारे में बयान आया था। लेकिन उसी वक्त मैंने कहा था कि यदि वो अपना बयान खुद दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ और भी है। नहीं तो आपको जस्टिफाई करने की आवश्यकता क्यों है? जस्टिफाई तभी किया जा सकता है दो स्टेट में, कि या तो कुछ हुआ है, यदि नहीं हुआ है तो जो अपने ट्रुप्स का मोरल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। विदेश मंत्री ने कहा था कि वो ठीक है, लेकिन अभी खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री की हमले में मौत हो चुकी है। और आपने सही कहा कि कुछ देर बाद खमनेई राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं, ईरान को संबोधित कर सकते हैं और वो बता सकते हैं कि अब उनकी आगे की स्थिति क्या है और इस हमले में, इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है, उनके रक्षा मंत्री की मौत हुई है नहीं हुई है। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस बात की पुष्टि जरूर कर दी है कि इजराइल और अमेरिका ने जो हमला किया है उसमें ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हो चुकी है। इंतजार करेंगे कि क्या क्या आता है। फिलहाल दोनों मेहमानों का शुक्रिया करेंगे जो विस्तार से मेरे साथ इस युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। आगे जितनी भी घटनाएं घट रही हैं लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।